Hello everyone, welcome back to my channel. So from today we are going to start a new series on inclusive education. Inclusive education एक ऐसा टॉपिक है जिसका पूरा कंटेंट कहीं भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है. समरी टाइप की जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं. पूरा जो टॉपिक है वो आपको पेड कोर्सेज में ही जनरली मिलता है. तो इसलिए इस सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली फॉलो करें. इस वीडियो को अंत तक देखें, टॉपिक को समझने की कोशिश करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो इस सीरीज़ को फॉलो करके अच्छी तरह से अपना ये टॉपिक प्रिपेयर कर पाएँ. इसके साथ में अगर हम बात करें इससे पहले वाले वीडियो की, तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग. खास करके सीडीपी की एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिस्कस की थी. कहाँ से क्या आपको सोर्सेज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, रिलायबल और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल्स की भी बात की थी. साथ में ये जो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन अब करेंगे सीडीपी का, उसमें भी हम लोग हर एक वीडियो में सोर्सेज को डिस्कस करते चलेंगे कि कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल अच्छा मिल सकता है और कौन से स्टडी मटेरियल को आपको पढ़ना चाहिए. डायरेक्ट पॉइंट्स होंगे, कोई भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाएगा कि आप 4-5 सोर्सेज आपको नहीं बताए जाएंगे. डायरेक्ट एक सोर्स बताया जाएगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है. तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि सामवेशी शिक्षा, जहाँ पर हर तरह के बच्चों को एक साथ में बैठा के एकीकृत करके पढ़ाया जाता है. हम एकीकृत तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो जाएगी. आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम सोर्स की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के इस टॉपिक का जो बेस्ट सोर्स है वो आपका ये हैंडबुक है. ये 2020 में पब्लिश की है सीबीएसई ने. तो ये आपके लिए एक बेस्ट स्टडी मटेरियल हो सकता है. इस टॉपिक को और कहीं से प्रिपेयर ना करके आप यहीं से प्रिपेयर करें. साथ में ये जो भी चीज़ें पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो इन सबका सोर्स भी ये हैंडबुक है. तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो ये कुछ कुल 12 जो है इसमें सब टॉपिक्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, जो कि एक आपका जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल पैकेज आप बोल सकते हैं. जब आप ये हैंडबुक स्टडी करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे और इस हैंडबुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा. नाउ जो आपका पहला टॉपिक है वो है इंक्लूजन यानी कि एक्विटेबल एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है इस चैप्टर में. अगर हम एक्विटेबल की बात करें तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में काफ़ी डिफरेंस होता है. हम इक्वल की बात करते हैं और इक्विटेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं. इक्वल का मतलब होता है बराबरी. यहाँ पर इक्विटेबल टर्म का यूज़ हुआ है. इक्विटेबल का मतलब बराबरी नहीं होता है, बल्कि जो लोगों के पास जिन लोगों के पास में मीन्स कुछ डिसएडवांटेजेस उनके साथ में लग गई, यानी कि कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर या स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ उसके लिए एक पूरा सेटअप किया जाता है, मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. और जिनके पास डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि वो बराबर अपॉर्चुनिटी गेन कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ. अगर हम इक्विटेबल टर्म की बात करें तो यहाँ पर एक कंपनसेशन किया जाता है, यानी कि जिनके पास कम है, जो लोग डिसेबल हैं, जिनको एबिलिटीज़ कम मिली हैं, उनको यहाँ पर मौके थोड़े ज़्यादा दिए जाते हैं और एक बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश की जाती है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इक्वलाइज किया जाता है. नाउ अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन को डिस्कस करेंगे. फिर हम डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप में क्या फ़र्क होता है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम इंक्लूजन की जो मीनिंग है उसको पढ़ेंगे और साथ में ही कुछ इंक्लूजन से रिलेटेड टर्म्स हैं वो देखेंगे और कुछ फैक्ट्स और मिथ्स हैं वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे. तो अंत तक के साथ में बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक के देखें. नाउ इंक्लूज़न क्या है? तो इंक्लूज़न अगर हम लीज़ा फ्रीडमैन के वर्ड्स में बात करें तो इंक्लूज़न में होता क्या, ये एक आइडिया होता है जहाँ पर हम ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है. यानी कि कोई भी जो पर्सन है, भले उसके अंदर कितनी भी डिसेबिलिटीज़ हो, पर कुछ एक ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो यहाँ पर जो निगेटिव पोर्शन होता है, जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम कम करके और जो एबिलिटीज़ हैं उनको उभार के बाहर लाते हैं. तो यही मेन पर्पज़ होता है इंक्लूज़न का. इंटीग्रेटेड अगर एजुकेशन की हम बात करें तो वहाँ पर भी, या स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर भी डिसेबल स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, पर जो वो तरीका होता है वो इंक्लूज़न के हिसाब से उतना बेहतर नहीं होता है. इंक्लूज़न में हम
जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं, उनके साथ में हम डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को या स्पेशल स्टूडेंट्स को बैठालते हैं और एक ऐसे मेथडोलॉजी तैयार की जाती है जिससे दोनों तरह के बच्चों को साथ में शिक्षित किया जा सके। इससे होता ये है कि उनके ऊपर उनके माइंड में ये चीज़ बिल्ड होती है, स्पेशल चिल्ड्रंस के माइंड में ये बातें बिल्ड होती हैं कि वो किसी भी तरह से कम नहीं है या कोई हीन भावना से उनको देखने वाला वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। अगर हम बात करें इंक्लूज़न की, तो इंक्लूज़न कोई भी प्रिविलेज नहीं है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं डिसेबल स्टूडेंट्स को, बल्कि ये एक अधिकार है, उनका अधिकार है कि उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठा के शिक्षित किया जाए और एक ही मेथडोलॉजी के थ्रू उनको वहाँ पर पढ़ाया जाए, चीज़ें सिखाई जाएँ, साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जा सकें। अगर हम इंक्लूज़न के कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये कहाँ से इंक्लूज़न का जो आइडिया है वो बाहर निकल के आया है, क्योंकि कोई भी आइडिया है वो कहीं ना कहीं से तो उसकी मतलब शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो कनाडा में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में यूएसए पहुंचा, उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन में इसके ऊपर चर्चा हुई। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ 1974 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी कि IEDC नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये पहला फॉर्मल स्टेप था इंक्लूज़न की इस आइडिया का। अगर हम कोठारी कमीशन की बात करें 1966 की, तो वहाँ पर भी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया था कि रेगुलर स्कूल्स में भी जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद में एक स्टेटमेंट आया था यूनेस्को के द्वारा 1994 में, वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में चर्चा की गई थी और यहाँ पर इससे हम एक पैराडिग्म शिफ्ट बोल सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। ये एक बहुत बड़ा मीन्स एक रिमार्केबल चेंज था, वहाँ पर एक आइडिया था जो बहुत ही मतलब कि स्पेशल स्टूडेंट्स के हक में बहुत अच्छी तरह से उसको ऊपर लेके आया गया था यूनेस्को में 1994 के अंदर। अब अगर हम इंक्लूज़न को समझना चाहें तो कुछ इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इंक्लूज़न का। जो सारे बच्चे होंगे वो साथ में होंगे, जो टीचर्स होंगे वो कोलैबोरेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर जो फोकस होगा वो उनकी डिसेबिलिटीज़ पे नहीं होगा बल्कि उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। टीचर्स को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर अपनी स्किल्स के थ्रू सारे ही बच्चों को, हर तरह के बच्चों को अच्छी तरह से सिखा पाएँ। उसके बाद में जो इंडिविजुअल स्टाइल्स होंगी उन पर भी ध्यान दिया जाएगा और साथ में रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, चाहे वो एबल्ड बच्चा हो या डिसेबल्ड बच्चा हो, दोनों तरह के बच्चों को जो है रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, ऑनर दिया जाएगा, मतलब एक तरह का ऑनर उनको दिया जाएगा, यानी कि उनको किसी भी हीन भावना से दूर रखा जाएगा। उनकी वैल्यूज़ की यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी और डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। तो ये कुछ एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है यहाँ पर उस हैंडबुक में। नाउ डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अगर हम इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की बात करें तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि हम जनरली इग्नोर कर देते हैं और इन टर्म्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इम्पेयरमेंट होता है डिस्टर्बेंस एट ऑर्गन या टिश्यू लेवल। जो एबनॉर्मलिटी होती है वो स्ट्रक्चर में होती है, ऑर्गन्स में होती है, अपीयरेंस में भी हो सकती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जो सिस्टम है, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें, उसकी फंक्शनिंग में डिसेबिलिटी हो सकती है। तो जो ऑर्गन लेवल पर डिस्टर्बेंस होती है उसको इम्पेयरमेंट बोला जा सकता है। इम्पेयरमेंट जो है वो एक तरह के लॉस है या एबनॉर्मलिटी भी आप बोल सकते हैं। ये आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हो सकती है या फिर आपकी जो फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर उसमें हो सकती है। और ये जो होती है जनरली आपकी जो डिसेबिलिटी है उसका कॉज होती है, यानी कि आपके पहले किसी ऑर्गन में या आपके किसी एक टिश्यू में कुछ इम्पेयरमेंट हुआ जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ लॉस हो गया और उस लॉस की वजह से आप डिसेबल हो गए। तो जो डिसेबिलिटी है वो एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है या किसी भी एक एबिलिटी का लैकिंग है। आपके अंदर जब कोई इम्पेयरमेंट हुआ तो उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो गई और आप कुछ चीज़ों को लैक करने लगे। फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट है जैसे आपकी जो पैर का टिश्यू है या पैर की जो बोन है वहाँ पर आपका इम्पेयरमेंट हो गया, आपका वो ऑर्गन ख़राब हो गया, तो उससे होगा क्या, या आपका ईयर है वो ख़राब हो गया तो उससे होगा क्या, आपके अंदर एक डिसेबिलिटी आ जाएगी, आप सुन नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेबिलिटी। तो ये एक लिमिटेशन होता है, एक लॉस होता है फंक्शनल परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़ में, एक तरह का ये लॉस और लिमिटेशन हो जाता है और इसको हम डिस्टर्बेंस है एट पर्सनल लेवल भी बोल सकते हैं। फिर अगर हम हैंडीकैप की बात करें तो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी इन दोनों के कारण ही कोई भी इंसान जो है वो हैंडीकैप्ड हो जाता है। ये जो हैंडीकैप वर्ड है ये रिजल्ट होता है इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी का, और ये हमारी जो मतलब कुछ एक सिचुएशन वाइज या स्पेसिफिक जो काम होते हैं उनमें बाधा डालता है और हम उन चीज़ों को नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो क्या है ये।
इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब है अपने आप में ये जो इंक्लूजन है वो दोनों तरह के बच्चों को एक ही छत के नीचे बैठा के और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाता है, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाता है, उनकी एबिलिटीज़ को बाहर निखारता है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि अम्ब्रेला के नीचे जैसे कि हम रहते हैं वैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर दोनों तरह के बच्चे रहते हैं और साथ साथ में मिलकर सीखते हैं। जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके शिक्षा में जो बैरियर आ रहा है उसको यहाँ पर कम किया जाता है, और जो उनके अंदर एबिलिटी है सारी चीज़ों में उनका पार्टिसिपेशन करा के उनकी एबिलिटी को यहाँ पर देखा जाता है कि किस एक एक्टिविटी में जो उस स्टूडेंट की एबिलिटी है वो ज़्यादा है और इस तरह से उसकी पोटेंशियल है उसको बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो निगेटिव पॉइंट्स हैं किसी भी इंसान के अंदर उन चीज़ों को साइड में कर दिया जाता है और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह से जो एक स्टूडेंट होता है वो भले ही डिसेबल्ड हो या एबल्ड हो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके आधार पर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिसके थ्रू वो एकेडमिक हो या फिर और जो अदर क्षेत्र हैं हमारे एजुकेशन की जो फील्ड है या कैरियर की जो फील्ड है उसमें आगे बढ़ता है। इसके बाद में क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह से वो सेट की जाती हैं कि जो डेवलपमेंट है दोनों तरह के बच्चों का हो सके और उनके इंटरेस्ट पर भी ध्यान दिया जाता है। साथ में इंक्लूसिव जो सेटअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के जो है नीड्स के अकॉर्डिंग या उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अलावा ये जो मेथड्स हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ यही बहुत कुछ नहीं होती, सब कुछ यही नहीं हो सकती। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंक्लूसिव सेटअप में होना चाहिए। जैसे कि जो बिल्डिंग होती है किसी भी स्कूल की वो इस तरह से होना चाहिए कि उससे कभी भी जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उसको कभी ये ना लगे कि ये जो बिल्डिंग है ये जो है मेरे लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बच्चा है जो डिसेबल्ड है, व्हील चेयर पर चलता है, तो अगर वहाँ पर स्कूल में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर स्टेयर्स हैं तो उसको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि स्टेयर्स हैं अब मैं नहीं इस पर चल सकता, तो ये एक हीन भावना वहाँ पर डेवलप होगी। और अगर हम अलग अलग कर देंगे कि मतलब स्पेशल स्टूडेंट के लिए एक अलग प्रोविज़न और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एक अलग प्रोविज़न, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो इसकी जगह पे हम कर क्या सकते हैं, हम एक रैंप बनवा सकते हैं जिसपे एक नॉर्मल स्टूडेंट भी आराम से चल सके और एक जो एक डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो भी आराम से अपनी व्हील चेयर लेके जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एड्स होते हैं जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कूल के अंदर होना चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंट है वो कंफर्टिंग हो और वहाँ पर जो लोग होने चाहिए वो भी ऐसे होने चाहिए जो किसी भी डिसेबल्ड स्टूडेंट को हीन भावना से ना देखें। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप बनाया जा सकता है किसी भी स्कूल में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक यूनाइटेड नेशन का एक जनरल कमेंट नंबर 4 है जिसको GCA 4 भी बोला जाता है। तो ये 2016 में अडॉप्ट किया गया था बाय द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में CRDP भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई है ये कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक प्रोसेस है सिस्टमैटिक रिफॉर्म का। उसमें जो मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, जो हम लोगों की जनरल टीचिंग मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं एजुकेशन की, तो उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हमें जो बैरियर्स आ रहे हैं वो उन्हें ओवरकम करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स डिसेबल्ड हैं या स्पेशल हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में बैठ के और इक्वली चीज़ों को सीख सकें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकें। तो यहाँ पे 3 टर्म्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था, पहला है एक्विटेबल, दूसरा पार्टिसिपेटरी और तीसरा है रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले जो टीचर्स हैं वो इस तरह से ट्रेन करने चाहिए, मतलब कि वो डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिसेबल स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जितने भी टीचर्स होंगे वहाँ पे उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो स्पेशल चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग ही की जाएगी और वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे। इसके बाद में एक्विटेबल जो टर्म है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिसिपेटरी की अगर हम बात करें तो ये रेफ़र करता है डिस्कशन का, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके ओपिनियंस यहाँ पे लिए जाएंगे डिसीजन मेकिंग में। मतलब कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उनकी भी मतलब जो व्यूज़ हैं वो हमें लेने चाहिए ताकि हम जो अपना सिस्टम है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हम सेटअप करना चाह रहे हैं उसको हम सुधार सकें या उसमें क्या और चीज़ें हमें ऐड करनी है तो वो हमें पता चल सके। यानी कि आप कोई भी एक स्पेशल स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट्स से हमें टच में बने रहना है, मतलब एज अ टीचर हमें टच में बने रहना है। देन रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्ड नीड था, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था कि नीड्स, उनकी कुछ नीड्स होती हैं, तो उनको नीड्स वर्ड को चेंज करके उसे रिक्वायरमेंट्स का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो ये बात हो गई हमारे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की। नाउ नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
यहाँ पर थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये लॉन्च किया गया था इंडिया में, और ये एक क्लॉज था जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर इम्फेसिस जो है वो डाली गई है, मीन्स जो स्ट्रेस दिया गया है वो इस पॉइंट को दिया गया है कि ऐसी कंडीशंस को सेटअप करना चाहिए स्कूल में और टीचिंग प्रोसेस में, जिससे कि दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अप्रोप्रिएट जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी की जा सके और दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो ये आपको याद रखना है, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया था। नेक्स्ट कुछ प्लॉजिबल प्रैक्टिस है रिलेटेड टू इंक्लूजन। प्लॉजिबल प्रैक्टिसेस का मतलब कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए की जाती हैं बट वो इंक्लूजन होती नहीं है, मतलब वो इंक्लूसिव एजुकेशन होती नहीं है, वो बस इंक्लूसिव एजुकेशन की तरह दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन, फिर स्पेशल एजुकेशन और थर्ड है मेन स्ट्रीमिंग। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी डिसेबल्ड लर्नर्स होते हैं उनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको रेगुलर एजुकेशन सेटिंग्स में रखा जाता है, लेकिन उनके लिए जो अडेप्टेशन और रिसोर्सेज होते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि यहाँ पर साथ में तो बैठाला जा रहा है, इसे हम हिंदी में एकीकृत शिक्षा भी बोलते हैं, साथ में यहाँ पर बैठाला जा रहा है, लेकिन स्पेशल स्टूडेंट्स की स्पेशल नीड्स को अलग तरह से हाईलाइट किया जा रहा है और उनके लिए अलग जो शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ पर इम्प्लाई की जा रही हैं, अलग तरह के एड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वायरमेंट होता है वो एक उनकी जो मनोदशा होती है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की या स्पेशल स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए मतलब उस हद तक के ठीक नहीं है जिस हद तक के बेहतर इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन की, तो स्पेशल एजुकेशन होता है वो पूरी तरह से स्पेशल एक सेटअप तैयार किया जाता है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। ये एक एक्सक्लूसिव सेटअप होता है, यानी कि ये जो सेटअप होता है इसमें कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जैसे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका एक अलग से स्कूल होता है, वहाँ पर वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है और अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ये होता है स्पेशल एजुकेशन, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को और एक इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग होती है। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं होता है, स्पेसिफिक कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं स्पेशल बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, और उसी तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसी तरह के मटेरियल्स होते हैं और उसी तरह की जो वहाँ पर टीचिंग देखने को मिलती है। Next, mainstreaming. Mainstreaming is a practice of placing students with special education service in a regular classroom during specific periods based on their skills. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साथ में पढ़ाते हैं, एक ही तरह के टीचिंग मेथड्स को लेके भी पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक पीरियड में नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड में। कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक पीरियड होते हैं जहाँ पर दोनों तरह के बच्चों को हम साथ में एजुकेट कर सकते हैं आसानी से, तो उन एक पर्टिकुलर पीरियड्स में दोनों स्टूडेंट्स को साथ में बैठाला जाता है। सर्टेन चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम थ्रू मेन स्ट्रीमिंग। कुछ एक चेंजेस भी किए जाते हैं क्लासरूम में और फिर दोनों को साथ में बैठा के कंबाइंड स्टडी करा दी जाती है। लेकिन मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, जनरली हर एक पीरियड में हर एक सब्जेक्ट में आपको साथ में नहीं बैठाला जाएगा, कुछ एक में बैठाला जाएगा। तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से कुछ एक हद तक अलग है। मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स ऑफन रिक्वायर सपोर्ट एंड असिस्टेंस इन कीपिंग अप विद द डिमांड्स ऑफ जनरल एजुकेशन क्लासरूम। तो यही एक आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं मेन स्ट्रीमिंग का इंक्लूजन की अपेक्षा। इंक्लूजन में वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको कुछ भी स्पेशल जो है चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर पढ़ने के लिए। लेकिन मेन स्ट्रीमिंग वाले क्लासरूम में जब स्पेशल स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, तो जो जनरल एजुकेशन क्लासरूम होता है उनकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए हमें स्पेशल स्टूडेंट्स को कुछ एक रिक्वायरमेंट देनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है जिसको सुनने में दिक्कत है और क्लासरूम जो वहाँ पर जो क्लासेस चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पर आपका सुनने का काम ज़्यादा है, या एक नॉर्मल क्लासरूम है जिसमें जैसे कि एक नॉर्मल क्लास होता है नॉर्मल बच्चों का, तो वहाँ पर अगर कोई स्पेशल स्टूडेंट्स ऐसा आएगा हियरिंग एड वाला, तो वहाँ पर उसको हियरिंग एड दिया जाएगा, तब वो अपने कान में उसको लगाएगा, उसके बाद में एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह वहाँ पर साथ में मिल के पढ़ पाएगा। तो ये मेन स्ट्रीम जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है इंक्लूजन से। कुछ एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको असाइनमेंट्स और टेस्ट में मॉडिफिकेशन करके देना पड़ जाता है, यानी कि आप जो नॉर्मल सबको दे रहे हैं टेस्ट या सबको जो असाइनमेंट दे रहे हैं वो आप उन स्पेशल स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते, उनके लिए आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो वहाँ पर हमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं करना पड़ता है, हम लोग पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि कैसा क्यूरिकुलम होगा, कौन सी मेथड्स यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, किस तरह से हर चीज़ का सेटअप किया जाएगा, और फिर सब कुछ नॉर्मली रन करता है, दोनों भी बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता इंक्लूजन के अंदर। यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पर इंक्लूजन को और एक्सक्लूजन को, सेपरेशन को और इंटीग्रेशन को दिखाया गया है। अगर सेपरेशन की बात करें तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स अलग हो गए और जो स्पेशल वाले स्टूडेंट्स हैं जो कलरफुल डॉट्स हैं तो वो अलग कर दिए गए, या अलग अलग सेपरेशन में सीधा सा है, उनका अलग स्कूल है और उनका अलग स्कूल है, या उनका अलग क्लास है और उनका अलग क्लास है। इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंक्लूजन में सब एक साथ में बैठे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इतनी देर से डिस्कस किया कि सब साथ में बैठते हैं, एक तरह से पढ़ते हैं और एक जैसा ही सीखते हैं। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो एक ही स्कूल है,
एक ही क्लासरूम है, उसमें नॉर्मल भी बैठे हैं और जो स्पेशल हैं वो अलग से दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग से उनको कुछ एक स्पेशल एड्स या टेक्निक्स उनके ऊपर लगाई जा रही हैं, इसलिए वो अलग से दिखाई पड़ रहे हैं। तो साथ में तो बैठे हैं, पर जो टेक्निक्स और एड्स हैं वो उनके लिए डिफरेंट यूज़ किए जा रहे हैं। अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें तो वहाँ पर आपका क्लासरूम एक ही होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब आपका स्कूल एक ही होगा, लेकिन आपके जो वो स्टूडेंट्स होंगे स्पेशल वाले, उनको अलग कर दिया जाएगा। हो सकता है उनके लिए सेपरेट क्लासरूम्स हों, जहाँ पर उनके लिए अलग से टीचिंग एड्स लगा के रखे हों और उनकी अलग से पढ़ाई कराई जा रही हो। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सेपरेशन और इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट कुछ कॉमन मिथ्स और फैक्ट्स हैं। सेग्रीगेशन मतलब अलगाव। तो जो सेग्रीगेशन है वो बेटर है, ये एक तरह का मिथ है। सेग्रीगेशन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, साथ में अगर हम शिक्षित करें दोनों तरह के बच्चों को तो वो एक बेहतर अप्रोच हो सकती है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंक्लूज़न जो है वो एक फैड है, तो ये ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इंक्लूज़न जो है एक रेगुलर स्कूल में करना डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अगर सही से आपको ट्रेनिंग मिली है, आप एक अच्छी तरह से ट्रेन टीचर हैं, तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छी तरह से जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं। देन नॉन कोऑपरेटिव पेरेंट्स, ये एक मिथ है कि जो पेरेंट्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो आपसे ये कह देगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ में नहीं बैठेंगे। तो ये सब एक तरह से मिथ्स हैं। और पीपल विद डिसेबिलिटी आर अनफॉर्चुनेट ड्रेन ऑन सोसाइटी, ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ है। और जो पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इसी आइडिया पे बेस्ड है कि अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई एबिलिटीज़ नहीं है। एबिलिटीज़ को बाहर निकालना है। और जो ये लोग सोचते हैं कि कोई भी स्टूडेंट डिसेबल है, चल नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो सोसाइटी के ऊपर एक बोझ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो धारणा बना के रखी है लोगों ने, ये बिल्कुल गलत है और इसको यहाँ पर खंडित किया जाता है। और स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, कोई भी हीन भावना से देखा नहीं जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन गुड ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, ये भी बिल्कुल तरह से गलत है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, उनके लिए भी कुछ बेहतरी है। वो जब डिसेबल्ड स्टूडेंट के साथ बैठेंगे और कुछ नई नई तरह की टेक्निक से सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम सीखेंगे, वो भी बराबर से सीखेंगे। और हो सकता है कुछ एक चीज़ें उनके अंदर और अच्छी तरह से डेवलप हो जाएँ, कुछ स्किल्स अच्छी तरह से डेवलप हो जाएँ। साथ में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अच्छी तरह से कल्टिवेट होती हैं बच्चों के अंदर। वो जब डिसेबल्ड स्टूडेंट के साथ में बैठते हैं तो कुछ उनके अंदर भी मतलब अच्छी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, वो हीन भावना से नहीं देखते हैं और कोऑपरेशन डेवलप होता है उनके अंदर। तो कुछ भी बुरा नहीं है दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ फैक्ट है। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बेस्ट एजुकेशन है, क्योंकि इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू डेवलप एज पर देयर एबिलिटीज़। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत हर एक बच्चे में जो एबिलिटीज़ हैं उनके आधार पर उसका डेवलपमेंट किया जाता है। और शेयरिंग और केयरिंग की जो वैल्यू है वो इनकैलकुलेट की जाती है। अभी जैसे कि मैंने बात किया कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए क्या बेहतरी के पॉइंट्स हैं, तो वो कुछ इस तरह से ही हैं। इट इज़ एन अफोर्डेबल वे, ये एक अफोर्डेबल वे है, कोई एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं है, एक अफोर्डेबल वे है। दोनों तरह के बच्चों को साथ में बैठा दिया गया, अलग अलग तरह के स्कूल नहीं बनाए जा रहे, एक ही तरह के स्कूल में दोनों को शिक्षित किया जा रहा है, तो एक अफोर्डेबल वे है। इट इज़ ए कॉन्क्रीट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये बिल्कुल ही एक कॉन्क्रीट वे है जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉर्मल स्टूडेंट्स के अंदर भी होते हैं, और जब हम डिसेबल स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स को साथ में बैठाते हैं तो हम अच्छी तरह से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल और डिसेबल स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस होंगे, उनको हम अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो साथ साथ में हर एक बच्चे में जो डिफरेंस है वो हम उस पर ध्यान हम देते हैं, उस पर हमारा फोकस जाता है। When parents see a visible change in children, they are ready to tender their full support and help. जब शुरुआत में हो सकता है वो कोऑपरेट ना करें, लेकिन जब वो देखते हैं कि बेहतरी देखने को मिल रही है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, तो फिर वो धीरे धीरे सपोर्ट करने लगती हैं। उसके बाद में पीपल कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द सोसाइटी बाय एक्सलिंग इन देयर एरियाज। तो जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी तरह का बोझ नहीं होते हैं समाज के ऊपर, बल्कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, वो अपनी एबिलिटीज़ को बाहर निकाल के लाएंगे और इस तरह से वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सकते हैं। Under the system of inclusive education, all children get an opportunity to live, learn and play together, thereby enhancing their talent and personalities. तो ये सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, वो जी रहे हैं, सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं एक सामान्य बालक के साथ में, कि नॉर्मल स्टूडेंट के साथ में। तो इस तरह से जो उनका टैलेंट है वो उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ बूस्ट होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन के क्या बेनिफिट्स हैं, आपने अब तक के जो भी सुना, जो भी देखा, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इंक्लूजन के, तो वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, 1 2 3 जितना हम बता सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पॉइंट समझ में आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सीरियसली फॉलो करें इस प्लेलिस्ट को, ताकि हम आगे बेहतर तरीके से पूरे इस टॉपिक को समझ सकें डिटेल्ड वे में। और साथ में जो हैंडबुक का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा,
ताकि आप अपने आप से भी पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।